assessment of systolic function on echocardiogram. So assessment of LV systolic function on echo, कहने को तो बहुत आसान सी चीज़ है बट बहुत मुश्किल भी है. इनफैक्ट मैं हमेशा इन लोगों को, अपने जो रेजिडेंट्स हैं, जूनियर्स, उनको यही कह रहा होता है एको पे सबसे मुश्किल चीज़ जो है वो LV systolic function assessment है, because most of the time we are doing it visually. So there are different parameters which are used for the assessment of LV systolic function, which include ejection fraction, regional wall motion analysis, fractional shortening of the LV, stroke volume and cardiac index, the tie index, the systolic tissue velocity of the mitral annulus, MAPC, and finally the strain imaging. So we will discuss them one by one. The first of all is the ejection fraction. Ejection fraction is the expression of global LV function. You all know about that thing. And it's actually the strong predictor of clinical outcome in almost all major cardiac conditions. और हमारी जितनी guidelines हैं, these are actually based on ejection fraction. Especially valvular heart disease की guidelines are based on ejection fraction. And these are the normal values for ejection fraction taken from the guidelines. So for the males, the normal EF is 52 to 72, and for females, the normal value is 54 to 74. So how do we do the assessment of LVEF? Most of the time we are doing it qualitatively or by eyeball method. However, this is subjective and it's experience dependent, and there is lack of standardization. There is large inter and intra observer variability. एक बंदा उसी को कह रहा होगा कि जी ये 40% है, दूसरा कह रहा होगा वो जो है 30% है. So there is large intra observer as well as inter observer variability. But if there is an experienced reader, तो फिर experienced readers के दरमियान में जो variability है that should be less than 5%. So still there is lot of experience required for this visual assessment of LVEF. So अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर वाले का EF कितना है, तो जो यहाँ पर जूनियर्स बैठे हुए हैं मेरे ख्याल में बहुत आसानी से बता सकते हैं कैसा है LVEF. सिवियरली रिड्यूस्ड. नीचे वाले का कैसा है? नॉर्मल. सो फॉर सिवियरली रिड्यूस्ड एंड फॉर नॉर्मल EF इट्स यूजुअली ओके, इट्स यूजुअली इजी. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब बॉर्डर लाइन रिड्यूस होता है. प्रॉब्लम कहाँ आती है? मॉडरेट में. तो मॉडरेट में, बॉर्डर लाइन रिड्यूस में, माइल्डली रिड्यूस में देयर इज़ यूजुअली अ प्रॉब्लम ऑन विजुअल एस्टिमेशन. So what are the limitations of so underestimation of EF due to endocardial echo dropout. और बाज़ दफ़ा आप देखते हैं एको में कि आपको एंडोकार्डियल बॉर्डर नज़र ही नहीं आ रहा होता. एंडोकार्डियल बॉर्डर जब आपको नज़र नहीं आ रहा होता तो आपको थिकनिंग का पता नहीं चलेगा और फिर आप कहेंगे कि ये सेगमेंट तो मूव ही नहीं कर रहा, तो LVEF वुड बी रिड्यूस. सो दिस इज़ वन थिंग. जब एंडोकार्डियल बॉर्डर आपको अच्छा सा नज़र नहीं आ रहा हो, देयर में बी अंडर एस्टिमेशन ऑफ LVEF विद एनलार्ज LV. जब LV एनलार्ज होता है तो आपको वैसे ही विजुअली लग रहा होता है ये तो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है एक्चुअली. लेकिन जब लार्ज LV होता है तो वो थोड़ा सा भी जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो काफ़ी जो है ब्लड को इजेक्ट कर सकता है. सिमिलरली यू कैन डू ओवर एस्टिमेशन विद स्मॉलर LV. सो दीज आर द यूजुअल क्वालिटेटिव एस्टिमेशन एरर्स. एंड सो उसको किस तरह से ओवरकम करें? द नेक्स्ट थिंग इज़ एक्चुअली द क्वान्टिटेटिव असेसमेंट ऑफ LVEF ऑन एको. And how do we do the quantitative assessment of LVEF? By this formula. बेहतर मिल जाएगा डेफिनेटली. अगर आप अपनी सेटिंग को बेहतर करें तो यू कैन असेस बेटर वे. लेकिन क्या है कि समटाइम्स सब कुछ करने के बाद भी आपको अच्छा नज़र नहीं आ रहा होता. सो दिस इज़ द लिमिटेशन. सो लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए यू कैन डू द क्वान्टिटेटिव असेसमेंट. एंड फॉर द क्वान्टिटेटिव असेसमेंट द फार्मूला इज LVEF इज इक्वल टू LV and diastolic volume minus LV and systolic volume divided by LV and diastolic volume. बट फॉर द सेक ऑफ जूनियर्स हम 2D एको पे तो वॉल्यूम तो नहीं देखते, वॉल्यूम तो 3D एको का है. तो जो 2D एको पे तो हम डायमेंशंस देखते हैं. तो फिर 2D एको पे जब वॉल्यूम निकालेंगे तो देयर मस्ट बी सम अजम्पशंस एंड वी वुड अप्लाई सर्टेन फार्मूलाज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑन 2D एको. सो EF जब आप क्वान्टिटेटिव करते हैं ऑन 2D एको तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज यू आर डूइंग लॉट ऑफ अजम्पशंस देयर. सो द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर डिटरमाइनिंग वेंट्रिकुलर वॉल्यूम्स on 2D echo is Simpson rule or the rule of disk. This technique requires recording of an apical 4 or 2 chamber view from which the endocardial border is outlined in end diastole and end systole. So basically हम करते क्या हैं कि हम 4 चैम्बर ले लेते हैं. 4 चैम्बर लेने के बाद हम उस पर एंड डायस्टली फ्रेम बाय फ्रेम चला के एंड डायस्टली पे एंडोकार्डियल बॉर्डर ट्रेस कर लेंगे.
एंड फ्रेम बाय फ्रेम चला के हम एंड सिस्टली में एंडोकार्डियल बॉर्डर ट्रेस कर लेंगे। और फिर मशीन क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर है आपका, द वेंट्रिकल इज देन मैथमेटिकली डिवाइडेड अलॉन्ग इट्स लॉन्ग एक्सिस इनटू अ सीरीज ऑफ डिस्क ऑफ इक्वल हाइट्स। सो बेसिकली क्या है कि ये आपका सॉफ्टवेयर उसको डिवाइड कर देता है, जो आपने एंडोकार्डियल बॉर्डर ट्रेस किया था अब उसको उसने डिवाइड कर दिया मल्टीपल डिस्क में, एंड यू नो द एक्चुअल हाइट और एक्चुअल लेंथ। अब फिर ये हर डिस्क की हाइट आपको पता चल जाएगी, और देन you know the area of each disk, you know the height of each disk, and by this you can actually calculate the volume of each disk. So individual disk volume is calculated as height multiplied by area, and then when you know the volume of each disk, then you sum up the volumes of all the disks, you would get the volume of LV. So you would get the end diastolic volume of LV, and you would get the end systolic volume of LV, and then software automatically would give you the ejection fraction. But the problem here is that यहाँ there is lot of assumption. अगर तो LV symmetrically move कर रहा है तो फिर तो ये होगा कि जनाब आपका ये you are assuming that जितना यहाँ पर है उतना इस डायरेक्शन में भी है, तो अगर वो symmetrically move नहीं कर रहा है तो this assumption would be wrong. So इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि इसमें limitations हैं, इसमें आपका symmetrical move करना ज़रूरी है. So for a symmetrically contracting ventricle, either the 4 or the 2 chamber view can be used. If there is asymmetry of the ventricular geometry, a single plane view will have reduced accuracy, and in that case you can use both the views, the 4 chamber as well as the 2 chamber. But remember, दोनों यूज़ करने के बावजूद भी अगर asymmetry है तो भी इसकी limitations रहेंगी. तो in the presence of segmental wall motion abnormalities या कोई segment जो है akinetic है, dyskinetic है, aneurysmal है, तो इसकी जो आपका quantification है on 2D echo, that would be wrong. So these are the limitations. Sometimes there may be difficulty in tracing the endocardial border. जैसे भी कुरैशी साहब ने कहा कि आपको एंडोकार्डियम आप सेटिंग बेहतर करके दिखा सकते हैं, बट यहाँ पर आपका एंडोकार्डियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर ट्रेसिंग द एंडोकार्डियम. इफ़ यू आर नॉट विजुअलाइजिंग द एंडोकार्डियम प्रॉपरली तो आप उसको सही से ट्रेस नहीं कर सकेंगे. एंड देयर मे बी फोर शॉर्टनिंग ऑफ द एलवी इन द अपिकल व्यूज. अगर फोर शॉर्टनिंग हो रही है देन अगेन योर EF कैलकुलेशन वुड बी रॉन्ग, एंड इट इज़ लेस रिलायबल इन द प्रेजेंस ऑफ रीजनल डिसफंक्शन जो मैंने अभी आपको बताया. सो फिर क्या करें? सो विजुअल पे प्रॉब्लम है, आपने क्वांटिफाई कर रहे हैं 2D पे तो फिर प्रॉब्लम है, तो देन यू कैन डू द 3D एको. सो 3D एको इज़ द फाइनल रिफाइनमेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ LV वॉल्यूम्स एंड LV EF. So by creating a 3D image, all regions of the ventricular myocardium will be incorporated in the volume determination. So यहाँ आपकी assumptions नहीं रही. वहाँ जो आप assume कर रहे थे कि LV जैसा इधर है ऐसे इधर है, यहाँ पर आपको 3D में सारे segments आपके आ जाते हैं, and you know there is no assumption there. So 3D EF is more reliable. The quantification is more reliable compared to the 2D EF calculation. So this is the EF. This is one parameter of assessing the LV function. The other parameter is regional wall motion analysis. And आप सबको पता है कि LV को you divide the LV into 17 segments. और 17 segments में basically the basal have 6 segments, the mid has 6 segments and the distal has 4 segments. तो ये आपके 16 हो गए और एक apical cap हो गया. तो these are the 17 segments. अब करते क्या आप segmental wall motion analysis में you have to do visually. So you have to see whether the segment is contracting normally, whether it is hypokinetic, or whether it is akinetic, or whether it is dyskinetic. So अगर आप numerical scores इनको दे दें, so for example if a segment is contracting normally, then you would give the score of 1. If it is hypokinetic, then you would give the score 2, and if it's akinetic, you would give the score 3. And if dyskinetic 4, and in case of aneurysm you would give the score of 5. और फिर आपने क्या करना है, then you can actually calculate the wall motion score index. और इसमें आपने सबको सम अप करना है और जितने सेगमेंट्स आपने काउंट किए थे उससे डिवाइड कर देना जितने सेगमेंट्स आपने विजुअलाइज किए थे. सो नॉर्मली आइडियली इट शुड बी 1 बिकॉज 1 मीन्स नॉर्मल और 1 है. और अगर आपने 17 सेगमेंट्स देखें और सारे नॉर्मल हैं तो 17 डिवाइडेड बाई 17 या 16 देखें 16 डिवाइडेड बाई 16 वुड बी नॉर्मल. सो वॉल मोशन स्कोर इंडेक्स यूजुअली पीपल यूज ड्यूरिंग द स्ट्रेस एको. स्ट्रेस एको में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है, स्पेशली कि पॉजिटिव है कि नहीं है. और कहते हैं कि इफ़ द वॉल मोशन स्कोर इंडेक्स इज़ मोर देन 1.7 देन इट में सजेस्ट परफ्यूजन डिफेक्ट ऑफ मोर देन 20%. So this is another thing. The third thing for assessing the LV systolic function is fractional shortening.
The fractional shortening is actually the percentage change in the LV dimensions. So यहाँ पर वॉल्यूम नहीं ले रहे, आप LV dimensions ले रहे हैं. So this is the percentage change in LV dimensions with each LV contraction. So it also reflects the global ventricular function. So basically fractional shortening is equal to LV and diastolic dimension minus LV and systolic dimension divided by LV and diastolic dimension. और करते किस तरह से? You do it on M mode. So M mode जो हमारे सीनियर्स हैं वो सब पहले एक ज़माने में बहुत यूज़ करते थे, और इसी से टिकोल्स फार्मूला से इट कैन ऑल्सो कैलकुलेट द EF एज वेल. अभी भी बहुत सारे सेंटर्स में लोग इसी से EF कैलकुलेट कर रहे होते हैं. बट व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड? लिमिटेशन क्या है? तो एक तो पहली बात हो गई कि आप जो है वो EF भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और नॉर्मल वैल्यू फॉर फ्रैक्शनल शॉर्टनिंग इज 30 to 45%. बट व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड? आप यहाँ पर सिर्फ एक जगह पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एक जगह पे ले रहे हैं. आपने कर्सर जहाँ डाला हुआ है, इफ देयर इज नो वॉल मोशन एबनॉर्मलिटी देयर, if that area is contracting normally, their fractional shortening would be okay, and EF that you would calculate would also be normal. But if that area is abnormal, that would give you the separate reading. So it is very much dependent. So ये global को बहुत अच्छा indicate नहीं करेगा until unless there is global systolic dysfunction or globally LV is normal. Then in that case it would be more reliable. But if it's segmental, then it would not be very much reliable. The other method or the other parameter for assessing the LV systolic function is stroke volume. So it's not a true indicator of systolic function because it is determined by multiple factors. Stroke volume आपका hyperdynamic state में stroke volume बढ़ जाएगा, दूसरी conditions में stroke volume decrease हो जाएगा. तो बेशक ये बता ज़रूर रहा है LV systolic function को, but बहुत अच्छा indicator नहीं है because it's being affected by lot of other factors. So stroke volume निकालते किस तरह से? How can you calculate the stroke volume? So one way of calculating the stroke volume is by the volumes. जो आपने volumes निकाले थे सिम्पसन से, उसी से आप निकाल लें कि आपने जो है जनाब stroke volume can be measured as the difference between the LV and diastolic volume and LV and systolic volume obtained by Simpson. तो आपने end diastolic और end systolic से आपने दो माइनस कर दिया तो आपका stroke volume आ गया. बट इस stroke volume में क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है? क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग सो तो नहीं रहे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर वॉल्यूम से हम निकाल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर किसी को MR भी है साथ में तो फिर क्या होगा? तो स्ट्रोक वॉल्यूम में MR का भी रिगर्जिटेंट फ्रैक्शन, रिगर्जिटेंट वॉल्यूम आ जाएगा ना उसमें, तो वो फिर उसमें से आपको माइनस करना पड़ जाएगा. तो अगर इफ देयर इज MR ऑल्सो, तो फिर ये इतना रिलायबल नहीं होगा. इट वुड नॉट बी इक्विवेलेंट टू LV stroke volume at the LVOT level. So फिर दूसरा तरीका क्या है? You can calculate the stroke volume at the LVOT level, and for calculating the stroke volume at the LVOT level, you have to apply the continuity equation. वही फार्मूला है, क्या है जनाब? LVOT area multiplied by LVOT VTI. And LVOT area कैसे निकलेगा? ये LVOT area कैसे निकलेगा? क्या फार्मूला एक्चुअली क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम का? D स्क्वायर, आपने डायमीटर निकाला है, D स्क्वायर 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.785 मल्टीप्लाइड बाय LVOT VTI. So this is another thing, you can calculate the stroke volume by this. Then come to the tie index. Tie index बहुत ज़्यादा commonly people don't use the tie index, और बहुत ज़्यादा large trials भी नहीं है tie index पे, but you people should know how to do the tie index. tie index आप जो है पल्स डॉपलर से भी कर सकते हैं, टिश्यू डॉपलर से भी कर सकते हैं. आपने LVOT वाला व्यू इस तरह का निकाला है कि उसमें पल्स डॉपलर पे माइट्रल इनफ्लो भी आपको नज़र आ रहा है और LVOT का भी नज़र आ रहा है, और यहाँ से यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द टाई इंडेक्स विच इज़ इक्वल टू IVRT माइनस IVCT डिवाइडेड बाई LVET. ET इज़ द इजेक्शन टाइम एंड आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन टाइम प्लस आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन टाइम. यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आप ले रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम माइट्रल इनफ्लो के इधर से लेके इधर तक, तो इसमें आपके दोनों आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन एज वेल एज आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन टाइम भी इंक्लूडेड है और इजेक्शन टाइम भी इंक्लूडेड है. तो इसमें से आप माइनस कर दें B को, तो जो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा दैट वुड बी IVRT प्लस IVCT, और फिर उसको डिवाइड कर दें आप इजेक्शन टाइम से, दैट वुड गिव यू द टाई इंडेक्स. एंड नॉर्मल टाई इंडेक्स इज 0.39 प्लस माइनस 0.05 एंड इट हैज़ एन इन्वर्स रिलेशन विद द EF, कि जितना EF डाउन होगा उतना टाई इंडेक्स आपका ज़्यादा होगा. द हायर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स द लोअर द EF. However, the data from large scale studies regarding the application of tie index is lacking.
देन कम टू द सिस्टोलिक टिश्यू वेलोसिटी ऑफ माइटल एन्युलस. जिस तरह से आप सिस्टोलिक वेलोसिटी ट्राइकस्पिड एन्युलस की निकाल सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट द at the mitral annulus as well. The tissue Doppler imaging records the velocity of the myocardial tissue, and the systolic component S prime of the mitral annulus correlates with the LVEF. So the systolic component of the mitral annular tissue Doppler correlates well with the LVEF. It is an excellent non-invasive index of global LV systolic function. So आप जिस तरह से right side पे आप S prime से RV function determine करते हैं, you can do the same thing at the mitral annulus, and this S prime would also be indicative of LV systolic function. But again there are limitations. अगर आपका Doppler का एंगल इस तरह का पड़ रहा है जो उसके पैरेलल नहीं है जहाँ पर मूवमेंट हो रही है उसकी, तो वो आपको रॉन्ग रीडिंग देगा. एंड द वैल्यू 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड वॉज सिलेक्टेड एज अ कट ऑफ पॉइंट, और बहुत सारी स्टडीज़ इस पे हुई हुई हैं जिसपे उन्होंने कहा है कि इट हैज़ अ वेरी सेंसिटिव मार्कर, हाउएवर इट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस. देन कम टू द मैप्सी. मैप्सी इज सिमिलर टू द टैप्सी. इट्स द माइटल एन्युलर प्लेन सिस्टोलिक एक्सकर्जन. और वो एक ज़माने में कोई आई थिंक कुरैशी साहब ने कहा था, किसने कहा था कि जी ये जो है आपका पुअर मैन स्ट्रेन है ये. तो आप स्ट्रेन अगर आपके पास नहीं है मशीन में, तो आप अगर जो है मैप्सी निकाल लें तो ये स्ट्रेन के लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के इक्विवेलेंट है. जो आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेते हैं इट्स इक्विवेलेंट टू दैट. सो मैप्सी इज़ एन ईजी मेजर टू असेस longitudinal LV function, and LV longitudinal shortening is a sensitive parameter reflecting the LV systolic function. And जिस तरह से आप टैप्सी लेते हैं उसी तरह से मैप्सी आपने लेना है. और मैप्सी जो है is a parameter used to assess the left ventricular longitudinal function and has been correlated with longitudinal strain and as an early predictor of systolic dysfunction. But again, this also has its own limitations. This represents only the longitudinal LV function. देखिए LV function सिर्फ longitudinal नहीं है, तो ये longitudinal function सिर्फ बता रहा है. प्लस it requires the lateral mitral annulus to move in the same plane of the M mode cursor. Angle dependency यहाँ पर भी है. प्लस रीजनल वॉल मोशन एबनॉर्मलिटी, अगर वहाँ का सेगमेंट एबनॉर्मल है तो देन बेजल लेटरल सेगमेंट एबनॉर्मल है तो भी ये एबनॉर्मल रीडिंग आपको देगा. माइटल एन्युलर कैल्सिफिकेशन है तो भी एबनॉर्मल रीडिंग देगा. सो दीज आर द लिमिटेशंस कि रीजनल वॉल मोशन एबनॉर्मलिटीज, माइटल एन्युलर कैल्सिफिकेशन या एंगल डिपेंडेंसी. आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं? वो भी करने तो कर सकते हैं, लेकिन लिटरेचर में ज़्यादा जो है वो लेटरल को ही उन्होंने डिफाइन किया है. वो भी उसी तरह से होगी, बिल्कुल उसी तरह. जी बिल्कुल कर सकते हैं, बट वैल्यू का कट ऑफ वुड बी डिफरेंट. जी सर आई थिंक कैल्सिफिकेशन में, एनुलर कैल्सिफिकेशन में तो प्रोबेबली, लेकिन आप कह रहे हैं बेजल सेप्टम पे रख दें. सही. So now come to the maybe. So now come to the pitfalls of conventional method. ये जो अभी तक मैंने सारे आपसे डिस्कस किए, these are all conventional methods, जिसमें आप EF से लेकर के और मैप्सी और इस तक आ गए हैं. लेकिन ये सब conventional methods के प्रॉब्लम क्या है? The conventional echo methods are indirect measures of systolic myocardial performance, and ventricular geometry can affect the analysis from conventional methods. So we need a method or assessment method for myocardial performance which can determine the direct quantitative myocardial performance and can assess the regional myocardial function and can evaluate geometry independent LV function. And for that the strain came. Strain is the deformation actually, and it's the measure of deformation. But interestingly, the left ventricular myocardium undergoes a complex multi-dimensional deformation during cardiac cycle. तो इतना सिंपल नहीं है, अल्लाह ताला ने बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया है हार्ट को. दैट्स वाई जो है वो जब पैदा होने से पहले से चलना शुरू होता है और मरने तक चलता रहता है. उसके मायोफिब्रिल्स डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज हुए हैं. इतना अच्छा स्ट्रक्चर है कि वो आपको वो आप बनाना उसका अल्टरनेटिव इट्स रियली डिफिकल्ट. सो द लेफ्ट वेंट्रिकल की जो डिफॉर्मेशन है वो मल्टीपल डायरेक्शंस में हो रही है, एंड it is longitudinal as well as circumferential as well as radial, and there is also twist or rotational movement as well. So basically जो strain की measurement है, these are the three main directions of strain. One is the longitudinal, the other is the circumferential, and the third one is the radial strain.
So the longitudinal strain denotes shortening of the LV along its long axis. The circumferential strain depicts reduction in the circumference of the LV cavity during the cardiac cycle, and the radial strain denotes the thickening of the LV wall along its radius. तो जहाँ पर शॉर्टनिंग हो रही है वहाँ पर स्ट्रेन नेगेटिव में आएगा, और जहाँ पर थिकनिंग हो रही है वहाँ पर strain would be positive. So longitudinal and circumferential strain would be negative, while the radial strain would be positive. In addition, the LV also undergoes rotation around its long axis. The apex rotates in anti-clockwise direction during the systole, whereas the base rotates in clockwise direction. So this complex deformation takes place by complex arrangement of the myofibrils. But for practical purposes, जो सबसे ज़्यादा strain use करते हैं, that is basically the longitudinal strain, which is commonly used. Why we just use the longitudinal strain? Because we know the standard normal values and the normal ranges, as well as there is less inter-vendor variability. याद रखें, पहले जब शुरू हुआ था स्ट्रेन रिसर्च में आया तो उस वक्त क्या था, डिफरेंट वेंडर्स की वैल्यूज डिफरेंट थी. कोई एंडोकार्डियम से ले रहा था, कोई मिड मायोकार्डियम से. अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में काफ़ी हद तक वेरिएबिलिटी कम हो गई है, एंड द standard values have now been defined, what are the normal ranges. So that's why longitudinal strain is rather more practical, which is used practically. And abhi bhi agar if you are doing a person on one vendor machine, and if you are doing the follow up of that patient, then you should repeat on the same machine, ताकि उसका वेंडर की जो वेरिएबिलिटी है वो उसमें आप ना आ सके. द टू वेज ऑफ मायोकार्डियल स्ट्रेन मेजरमेंट, तो एक तो पहली बात है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रैक्टिकली हम करते हैं. टू वेज में से एक टिश्यू डॉपलर है और दूसरा स्पेकल ट्रैकिंग है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी यूजुअली यूज द स्पेकल ट्रैकिंग. सो कॉमनली आप स्पेकल ट्रैकिंग से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालते हैं. स्ट्रेन इज नॉट द टॉपिक ऑफ टूडेज टॉक, सो यहाँ पर हम इसको रोक देते हैं स्ट्रेन को. सो बेसिकली clinically the LVEF appears to be the most relevant parameter for assessing the LV function, और आपकी सारी गाइडलाइंस सारा डाटा EF पे ही डिपेंडेंट है. But it provides only an indirect estimate of myocardial contractile function, and LVEF is readily influenced by a number of factors including the loading conditions. So LVEF is not जो एक और important चीज़ है, LVEF is not sensitive enough to detect minor changes in the contractile function and cannot detect subclinical myocardial damage. और अगर आप if you are suspecting subclinical kind of myocardial damage, then you should go for strain imaging, especially in patients on chemotherapy, or patients with HFpEF or patients with cardiomyopathy. उन सब conditions में recommended है कि आप you should do the strain imaging as well as बाकी सारे parameters भी करें, but you should combine the strain imaging. Strain imaging is more sensitive and pick up the myocardial dysfunction before the LVEF goes down. तो इसकी अपनी वैल्यू है, कुछ कंडीशंस में वेल डिफाइंड है, जैसे मैंने कुछ कंडीशंस के नाम लिए, बट इन फ्यूचर वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ में भी स्ट्रेन काफ़ी आ जाएगा, एंड मे बी गाइडलाइंस में EF की जगह स्ट्रेन ही आ जाए फ्यूचर में. सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई टॉक. आई सपोज मैंने टाइम पे कर लिया है. शहबाज साहब, आपने बताया था कि सिमल्टेनियसली वो जो माइट्रल वाल्व का ग्रेडियंट है और एओर्टिक वाल्व का कर्व है वो उस पे आता है, तो व्यू आपके ख्याल में कौन सा बेस्ट है उसके लिए? अच्छा, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मेरा इंडेक्स में आपने हाँ जी, मैं वैसे कह रहा हूँ टाइम इंडेक्स को भी प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा व्यू जिसमें आपको LVOT भी थोड़ा सा आ रहा हो जी, इन बिटवीन वाला व्यू, इन बिटवीन वाला जी जी, इन बिटवीन वाला टिश्यू डॉपलर इज ज़्यादा जी, बहुत आसान. नहीं, टाई इंडेक्स की टाइमिंग की बात हो रही है डॉक्टर बिनीश, तो वो आप अच्छा आप टाइमिंग सिर्फ देख रहे हैं ना, टाइमिंग्स.
डॉक्टर टिपू, आपसे ये सवाल ये है कि अब ईएफ कौन सा लेना चाहिए, स्ट्रेन वाला, ये जो रूटीन चल रहा है वो, क्यों हॉस्पिटल में हर जगह पे अच्छा देखिए, स्ट्रेन मशीन नहीं मेरा है। अपना ये ख्याल है कि हर पेशेंट में विजुअल तो आपको ज़रूर करना चाहिए, एंड जहाँ पर सेगमेंटल का इशू नहीं है और जहाँ पर आप समझते हैं कि आप सिम्पसन बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आइडियली जहाँ ग्लोबल सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है या ग्लोबल नॉर्मल है या ग्लोबली रिड्यूस्ड है, सेगमेंटल इतना इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो सिम्पसन भी आपको हर पेशेंट में करना चाहिए। स्ट्रेन का यह है कि स्ट्रेन अगर आप हैव स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर दैट, लाइक कीमोथेरेपी पेशेंट, हैफ पेशेंट, कार्डियोमायोपैथी पेशेंट्स, बिकॉज उसमें पैटर्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्डियोमायोपैथी पेशेंट में एमुलाइड में स्पेसिफिक पैटर्न आपको मिल रहा होगा, तो मेरे ख्याल में देखें कॉम्प्रिहेंसिव एको में तो अब सभी इंक्लूड हो जाएगा, उसमें आपका विजुअल भी आ जाएगा, उसमें क्वांटिफिकेशन भी आ जाएगी, तो बहुत सारे स्ट्रेन इमेजिंग भी आ जाएगी। बट स्ट्रेन को आप अगर सब में नहीं भी करना चाह रहे तो जहाँ स्पेसिफिक इंडिकेशन है वहाँ तो करना चाहिए। जी सर। अच्छा सर, मेरा LVOT से जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ना सर, जैसे आपने कहा कि अगर आप उधर से ले रहे हैं वैसे 2D उससे वॉल्यूम कर रहे हैं, तो फिर आप बेसिकली आप MR को करते हैं, तो जब आप LVOT से ले रहे हैं तो फिर आपको AR का वॉल्यूम जो है उसको माइनस करना पड़ेगा उससे, ठीक है, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड फ्लो लेंगे तो एक्चुअल में जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो होगा जो कि आपका फॉरवर्ड फ्लो गया एंड देन कुछ उसमें से वापस आ जाएगा, तो AR वाले को भी जो है उसको अच्छा, मेरे ख्याल में माइनस करना चाहिए जी, सर, जो मेरा लेकिन कॉन्सेप्ट इसको करना चाहिए सर, मैं नहीं आपकी करना बात चाहिए समझ गया हूँ, लेकिन जो मेरा कॉन्सेप्ट है ये कि जब AR की प्रेजेंस में स्ट्रोक वॉल्यूम आपका बढ़ावा ही होगा, तो आप माइनस नहीं करेंगे। आप LVOT से जो स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल रहे होंगे AR की प्रेजेंस में, वो आप वही कहेंगे, बट इट वुड बी इंक्रीज बिकॉज वो बैकवर्ड आके और फिर फॉरवर्ड जा रहा है, बट एक्चुअली तो है तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम। मैं भी और लोगों से भी हम वो ले लेते हैं ओपिनियन, बट मैं तो स्ट्रोक वॉल्यूम मैं जब कर रहा होता हूँ तो मैं तो उसको यही कहता हूँ कि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा हुआ है बिकॉज देयर इज सिग्निफिकेंट AR, बट आप उसको स्ट्रोक वॉल्यूम से माइनस नहीं करते हैं जितना मेरी समझ में। बट आपका पॉइंट अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्चुअली एओर्टा में आगे नहीं जा रहा है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो दैट्स नॉट मेकिंग द कार्डियक आउटपुट। हाँ, लेकिन जी बिल्कुल, सेल का पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर LV परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना सर, तो फिर तो उसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि यू शुड ऑलवेज हैव एन ECG अटैच टू द पेशेंट, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट अ प्रॉपर इजेक्शन फ्रैक्शन। नंबर 1, आपने कहा ना कॉम्प्रिहेंसिव एको, तो उसमें जो फोर्स शॉर्टनिंग है ना, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो अच्छी आएगी। फिर अगर आप डॉपलर से लेफ्ट वेंट्रिकुलर VTI निकालोगे ना आउटफ्लो ट्रैक्ट की, उससे आपको कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो उससे मिल सकेगा। और लास्ट में जो स्ट्रेन इमेजिंग है, इसकी यूटिलाइजेशन और ज़्यादा करनी चाहिए प्रोग्नोसिस के लिए भी। जहाँ ये इम्प्रूव होगा उससे आपको पता लगेगा कि बेहतर। फॉर एग्जांपल इन पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर you will find that the strain imaging may show improved numbers, और वो फिर उसकी गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी जो है उसके ऊपर होगा। तो इन चीज़ों को सारों को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। और फिर टिश्यू डॉपलर इमेजिंग जो है, इसका जो S वेव है और जो E है 5x5x5, वो आपको इंडिकेट करेगा कि आपका कैसा फंक्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल का। When you have a 5x5, the S is less than 5, E is less than 5, and the A is less than 5. This is the 5x5. If this is less than 5 centimeters, you will सर बता दें जो टिश्यू डॉपलर इमेजिंग करें और उससे आप S को मेजर करें, S प्राइम,
ई प्राइम ए प्राइम, ठीक है, तीनों। और अगर ये 5 से कम है, 5/5/5, it's a poor functioning heart. एबनॉर्मलिटी है ये। क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है ये कम हो जाएगी ना। ई प्राइम भी और फिर अगर छोटा उसकी है तो जो वो भी एबनॉर्मल है, और टिश्यू है, एस डॉपलर प्राइम टिश्यू छोटा है, है वो भी उसकी मेजरमेंट्स कम हो जाएंगी। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू शुड कीप इन माइंड।